आबिर ने अंदर जो मंजर देखा वो उसके वजूद में शोले भड़काने के लिए काफी था। मलका सोफे पर पूरे इत्मीनान से लेटी थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दिलशाद यूनिस उसी सोफे पर मौजूद था और वो जिस कार्रवाई में मसरूफ था वो किसी भी शौहर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर दोनों ने बेअकबक दरवाजे की तरफ देखा। दिलशाद यूनिस एक अजनबी नौजवान को दरवाजे पर खड़ा देखकर शदीद गुस्से में मुब्तला हो गया। वो चीख कर बोला, कौन हो तुम? मलका की इस अजनबी नौजवान पर नजर पड़ी तो वो सांस लेना भूल गई। उस पर घड़ों पानी पड़ गया। वो अजनबी नौजवान कोई और नहीं उसका शौहर था। चंद लम्हों के मंदिर ने आबिर पर सातों तबक रोशन कर दिए थे। मलका क्या थी, इस मुलाजमत की आड़ में यहाँ क्या हो रहा था, हर चीज उस पर साफ और वाज़ेह हो गई थी। अब यहाँ रुकना बेकार था। वो फौरन वापसी के लिए पलटा। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो बाहर निकला, सामने रीटा खड़ी थी। उसने कहर आलूद नजरों से आबिर को घूरा और सख्त लहजे में बोली, तुम बिला इजाजत अंदर कैसे गए? कौन हो तुम? हर शख्स उससे पूछ रहा था कि कौन हो तुम, लेकिन अपने बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा था कि वो कौन थे। नंग खानदान। आबिर का जी चाहा कि उस औरत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर बताए कि वो कौन है, लेकिन अपनी शनाख्त कराने का क्या फायदा था। वो फहाशा तो सोफे पर पड़ी थी अपनी इज्जत उतार कर। अब किसी को कुछ बताना अपनी जिल्लत करवाना था। उसने कुछ ना कहा। वो जारहाना अंदाज में उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां से वो इस जहन्नुम में दाखिल हुआ था। रीटा उसके पीछे लपकी। दिलशाद यूनिस ने अपना दरवाजा खोला और जब उसने नौजवान और रीटा को आगे पीछे भागते देखा तो उसने चीख कर कहा, ये भागने ना पाए। रीटा ने बाहर निकलकर शोर मचाया, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। और दिलशाद यूनिस ने फौरन सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट किया। नतीजा ये निकला कि वो धर लिया गया। चंद मिनटों के बाद ही उसे दिलशाद यूनिस की अदालत में पेश कर दिया गया। रीटा ने सिक्योरिटी गार्ड्स को दरवाजे पर अलर्ट रहने को कहा। जब वो बाहर निकल गए और दरवाजा बंद हो गया तो दिलशाद यूनिस ने उस लड़के का सर से पांव तक जायजा लिया। वो एक खूबसूरत नौजवान था, अपने चेहरे मोहरे से शरीफ दिखाई देता था। यूं उसने अभी तक कोई गैर शरीफाना हरकत भी नहीं की थी। वो अंदर आया, उसने देखा और फिर फौरन ही पलट गया था। दिलशाद यूनिस की तजुर्बेकार नजरों ने उसकी शख्सियत का एक्सरे किया और सर झुकाए खड़े उस शरीफ जादे से मुखातिब हुआ, बैठ जाओ। लेकिन आबिर के जिस्म में कोई हरकत ना हुई। वो सर झुकाए खड़ा रहा। वो क्या नजरें उठाता और नजरें उठाकर क्या देखता? क्या उस बेवफा को देखता जिसे बिना जाने मर गया था, जिसके लिए उसने अपना घर, अपने वालिदैन और चाहने वाली बहन त्याग दी थी। अब सर उठाने को क्या रह गया था? मलका ने उसका सर झुका दिया था। उसे ख्याल आया कि मलका ने उसे पहले ही दिन खबरदार किया था कि मर मिटने से पहले मुझे जान तो लो कि मैं कौन हूँ। लेकिन उसने परवाह कहाँ की थी, बस अपनी मोहब्बत को अहम जाना था। तुम जो भी हो मेरी हो। तो आबिर अली निसार, अब भुगतो। रीटा, ये अंदर कैसे आया? दिलशाद यूनिस ने रीटा को घूर कर देखा। जी वो मैं कमरे में मौजूद न थी, वॉशरूम में थी, रीटा ने जवाब दिया। हाँ जी आप बोले। दिलशाद यूनिस ने आबिर को देखा। आप कौन है? मैं कौन हूँ इनसे पूछ लें। आबिर की आवाज में लर्जिश थी। किससे पूछूं? रीटा से। दिलशाद यूनिस ने वजाहत चाही। जी नहीं, इनसे। आबिर ने मलका की तरफ देखे बगैर इशारा किया। वो सोफे पर बैठी थी। ओ अच्छा, तो तुम मलका की तलाश में अंदर आ गए थे। दिलशाद यूनिस को बात की तह तक पहुंचने में देर न लगी। फिर वो मलका की तरफ मुड़ा और उससे मुखातिब होकर बोला, मलका क्या ये तुम्हारा मंगेतर है? नहीं सर, मलका ने सपाट लहजे में जवाब दिया। फिर कौन है? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? जी सर, मेरे गहरे रिश्तेदार, ये मेरे शौहर है। मलका ने दिलशाद यूनिस की आंखों में आंखें डालकर मजबूत लहजे में कहा। यह बताते हुए अचानक उसके मिजाज में तब्दीली आई थी। तुम शादीशुदा हो? दिलशाद यूनिस के लिए यह इंकशाफ था। वो हैरान रह गया था। जी सर, मलका ने साफ और वाज़ेह लहजे में कहा। लेकिन मुझे तो तुम्हारे बाप ने बताया था कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, होने वाली है। तो क्या उसने झूठ बोला था? ये तो वही बता सकते हैं, मलका ने जवाब देने से इनकार कर दिया। तुमने जब इस ऑफिस को ज्वाइन किया उस वक्त तुम शादीशुदा थी? जी सर, मेरी शादी हुई कई माह हो चुके हैं। अच्छा ठीक है। दिलशाद यूनिस को एकदम गुस्सा आ गया। तुम्हारा बाप सब फ्रॉड हो, मैं इंतकाम लूंगा, मैं तुम्हारे शौहर को हत्या लगवा दूंगा। और फिर दिलशाद यूनिस ने वही किया जो कहा था। उसने पुलिस बुलाई, अपना असर रसूख और रकम इस्तेमाल की। पुलिस ने इक़दाम कत्ल के इल्जाम में उसे हथकड़ी लगा दी और आबिर को थाने लेकर चले गए। आबिर के जाने के बाद मलका अपनी मेज पर बैठी रोती रही थी। रीटा दिलशाद यूनिस के कमरे में थी। कुछ देर के बाद दोनों एक साथ बाहर निकले। दिलशाद यूनिस ने मलका की तरफ देखना गवारा न किया, वो सीधा निकलता चला गया। दिलशाद यूनिस के जाने के बाद रीटा मलका के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े गैर जज्बाती अंदाज में किसी रोबोट की तरह बोली,
खेल खत्म हो गया, जाओ अपने घर, इदारे को अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। मलका जो मेज पर पेशानी रखे रो रही थी, उसने अपना सर उठाया और रीटा की तरफ देखे बगैर कहा, ठीक है। फिर उसने दुपट्टे से भीगी आंखें पोंछी, वॉशरूम में जाकर अच्छी तरह मुंह धोया, बाहर आकर अपने बैग से मोबाइल फोन निकाला और कॉल करने लगी। रीटा उसको बगौर देख रही थी। वो अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि वो किसको कॉल कर रही है। दिलशाद यूनिस उसे हुक्म दे गया था कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके उसे दफ्तर से बाहर कर देना। मलका ने कोई हीलो हिज्जत नहीं की थी, वो जाने की तैयारी कर रही थी, फिर किसी जोर जबरदस्ती की गुंजाइश कहाँ थी। कॉल मिलने पर मलका ने जल्दी से कहा, अम्मी मैं मलका बोल रही हूँ, आप अब्बू से कहें वो मुझे ऑफिस लेने आ जाए फौरन। क्या हुआ मलका, खैर तो है? चांदनी ने उसकी आवाज में घबराहट का अंसर महसूस करके पूछा। जी अम्मी जल्दी करें, मैं अब्बू को ऑफिस के दरवाजे पर मिलूंगी। मलका ने इतना कहकर फोन ऑफ कर दिया, मोबाइल बैग में डाला, रीटा की तरफ एक नजर देखा और ये कहती हुई उसके सामने से गुजर गई, अच्छा मैं चलती हूँ। रीटा फौरन खड़ी हो गई। वो शायद उससे अलविदा जुमले कहना चाहती थी, लेकिन मलका ने उसे इसका मौका न दिया। तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली, पीछे दरवाजा धड़ से बंद किया और ऑफिस के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। चांदनी को मलका के फोन से बखूबी अंदाजा हो गया था कि वो किसी मुश्किल में है। वो फौरन अपने कमरे से निकली और डॉक्टर साहब कहती लाउंज की तरफ बढ़ी। वो डॉक्टर साहब कुछ इस अंदाज में पुकार रही थी जैसे अस्पताल में हो और मरीज की हालत अचानक खराब हो गई हो। डॉक्टर नौशाद घर में होता तो ज्यादातर टीवी के सामने लाउंज में बैठा होता, लेकिन इस वक्त वो लाउंज में ना था, अलबत्ता टीवी चल रहा था। वहाँ फाखरा बैठी थी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चांदनी ने उससे पूछा। अम्मी अब्बू ड्राइंग रूम में हैं, कोई आया हुआ है, फाखरा ने बताया। और आबिर? चांदनी ने पूछा। अम्मी अपने कमरे में होंगे, मैंने देखा नहीं, फाखरा बोली। फाखरा जरा अपने अब्बू को बुला कर ला, चांदनी ने हिदायत की। अम्मी खैर तो है, फाखरा उठते हुए बोली। हाँ देख ऐसा करना, डॉक्टर साहब को कमरे में भेज देना। चांदनी ने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। चांदनी अभी बेड पर बैठी ही थी कि डॉक्टर नौशाद कमरे में दाखिल हो गया और बोला, क्यों बुलाया है? आप फौरन मलका के ऑफिस चले जाएं, उसे ले आएं, मुझे वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। चांदनी ने फिर उसके फोन की तफसील बताई। अच्छा मैं उससे पूछता हूँ क्या मामला है, डॉक्टर नौशाद ने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जब वो गाड़ी में मलका के ऑफिस की बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो उसने मलका को सीढ़ियों पर बैठा पाया। वो अजीब से अंदाज में सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, मेकअप से आरी, परेशान चेहरा, आंखों में वीरानी, जैसे बरसों की बीमार हो। क्या हुआ मलका, यहाँ क्यों बैठी हो? डॉक्टर नौशाद ने पूछा। अब्बू मुझसे कुछ ना पूछे, मुझे घर ले चले, वो बामुश्किल बोली। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अस्पताल ले चलूं? डॉक्टर नौशाद ने पूछा। नहीं घर, मलका ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। डॉक्टर नौशाद ने फौरन उसका हाथ थाम लिया, वरना वो गिर जाती। वो सहारा देकर गाड़ी तक लाया और गाड़ी में बिठाकर घर के लिए रवाना हो गया। मलका घर आने तक गुमसुम सी बैठी रही, वो एक लफ्ज भी ना बोली। डॉक्टर नौशाद ने अपने बराबर बैठी हुई मलका को कई बार कंखियों से देखा, लेकिन उसे बुलवाने की कोशिश ना की। घर आकर वो चांदनी के कमरे में पहुंची। उसने दरवाजा बंद किया और माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। चांदनी ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और उसे रोने दिया। मलका रोते रोते बेहाल हो गई। चांदनी ने साइड टेबल पर रखी बोतल से पानी निकालकर उसे पिलाया और बेड पर लिटा दिया। काफी देर के बाद उसकी हालत संभली तो उसने सबसे पहले जो बात कही वो ये थी, अम्मी आबिर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। चांदनी पुलिस का नाम सुनकर सन्नाटे में आ गई। उसके गुमान में भी ना था कि आबिर जैसे सीधे साधे लड़के को पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। किस जुर्म में? चांदनी ने पूछा। कत्ल के जुर्म में, मलका ने इंकशाफ किया। उसने किसको कत्ल किया? अम्मी किसी को नहीं, अम्मी जो खुद मकतूल हो वो किसी को कत्ल क्या करेगा? मलका ने आंसू भरी आंखों से कहा और फिर रोते सिसकते दफ्तर में जो कुछ हुआ वो मनोवन चांदनी के गोश गुजार कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, चांदनी अफसरदा होकर बोली। हाँ अम्मी वो बेकसूर मारा गया। दिलशाद यूनिस को आखिर किस बात पर गुस्सा आ गया? चांदनी ने सवाल किया। अब्बू की गलत बयानी पर, शादीशुदा होकर कुंवारी क्यों जाहिर किया? मलका ने बताया। तू फिक्र मत कर, डॉक्टर साहब की पुलिस की आला अफसरान से ताल्लुकात हैं, वो खड़े खड़े आबिर को थाने से ले आएंगे। चांदनी ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। मैं उन्हें जाकर सारी बात बताती हूँ। जी अम्मी, मलका ने कहा। जब चांदनी ड्राइंग रूम में पहुंची तो मेहमान जा चुका था। उसने डॉक्टर नौशाद को वहीं अपने पास बैठा लिया और जो कुछ अपनी बेटी से सुना था वो डॉक्टर नौशाद को बता दिया। अच्छा, सारी बात सुनकर डॉक्टर नौशाद के जिस्म में बिजली सी भर गई। उसने मेज पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और किसी को फोन करने लगा। जब वो मुताल्लिका थाने पहुंचा तो एसएचओ अपने कमरे में मौजूद था। डॉक्टर नौशाद को बेधड़क कमरे में दाखिल होते देखकर एसएचओ नासिर को यह अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो कोई ऊंची चीज है, इसलिए उसने डॉक्टर नौशाद के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा,
जी फरमाइए। डॉक्टर नौशाद जो कमरे में दाखिल होते ही मोबाइल पर मसरूफ हो गया था, उसने एसएचओ की जी फरमाइए पर कतन तवज्जो न दी। कॉल मिलने पर उसने बस इतना कहा, सर मैं एसएचओ साहब के कमरे में आ गया हूँ। उधर से कहा गया, उन्हें मोबाइल दें। जी अच्छा। डॉक्टर नौशाद ने मोबाइल एसएचओ नासिर की जानिब बढ़ाते हुए कहा, सर एसपी शफीक राजपूत आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। शफीक राजपूत का नाम सुनकर नासिर की जान निकल गई। अभी वो सोच ही रहा था कि उससे कहाँ गलती हुई है, मोबाइल कान से लगाते ही रोबदार आवाज सुनाई दी, एसएचओ नासिर मुझे फोन करें फौरन। नासिर ने अपनी लैंडलाइन से शफीक राजपूत का नंबर डायल किया। अब किसी जाली कॉल की गुंजाइश नहीं रही थी। शफीक चाहता तो डॉक्टर नौशाद के मोबाइल के जरिए अहकामात दे सकता था, लेकिन वो चाहता था कि नासिर किसी शक व शुबा में मुब्तला न रहे और शुबा ताखीर का सबब न बने। जी सर हुक्म। एसएचओ नासिर ने लाइन मिलते ही इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा, नासिर साहब ये बताएं किसी का शौहर अपनी बीवी से उसके दफ्तर जाकर मिलना क्या काबिल ताज़ीर है? शफीक राजपूत ने बड़े पुरसुकून अंदाज में सवाल किया। हरगिज नहीं सर। नासिर अभी तक इस सवाल की तह तक ना पहुंच सका था। आपने किसी आबिर नामी लड़के को गिरफ्तार किया है? जी सर। नासिर ने मरी हुई आवाज में कहा। अब वो मामले की तह तक पहुंच गया था। बताना पसंद करेंगे किस जुर्म में? शफीक राजपूत ने पूछा। सर वो कोई और होता तो वो बेधड़क जवाब देता, इक़दाम कत्ल के जुर्म में, लेकिन यहाँ सामने एसपी था। बलादाई से भी कभी पेट छुपा है, फिर छुपाने का फायदा। मैं बता देता हूँ, तुमने इक़दाम कत्ल के इल्जाम में उसे गिरफ्तार किया है और आला कत्ल भी बरामद करवा दिया है, और ये काम तुमने दिलशाद यूनिस जैसे अय्याश शख्स की ख्वाहिश पर किया है। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उस मासूम लड़के को फिलफौर छोड़ दो और जो रकम तुमने दिलशाद यूनिस से ली है वो जाकर उसके मुंह पर माराओ, और उसे मेरी तरफ से पैगाम देना कि वो दफ्तर में बैठकर जो कुछ करता है हमें इसका अच्छी तरह अंदाजा है। बेहतर होगा कि वो अय्याशी का ठिकाना बदल ले, वरना मीडिया के साथ छापा पड़वाते मुझे देर न लगेगी। एसएचओ नासिर क्या तुमने मेरी बात समझ ली? शफीक राजपूत ने जवाब का मौका फराहम किया। जी सर मैं समझ गया, अच्छी तरह समझ गया, आप बेफिक्र हो जाएं। नासिर ने जल्दी से कहा। और देखो उस लड़के से माफी मांगना हरगिज न भूलना। तुमने उस मासूम लड़के के साथ बहुत जुल्म किया है। उस वक्त से डरो जब तुम्हारे बेटे के साथ कोई ऐसा ही जुल्म करे। ओके? शफीक राजपूत ने फोन बंद कर दिया। रिसीवर रखकर नासिर ने गहरा और ठंडा सांस लिया। तूफान महज गरज चमक के साथ गुजर गया था। उसने बरसकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो फौरन एक्शन में आ गया। पहले उसने डॉक्टर नौशाद से पूछा, मोहतरम वो लड़का आपका क्या है? क्या बेटा? वो मेरा बेटा जैसा दामाद है। पहले तो मैं आपसे मादरत चाहता हूँ, मैं किसी गलतफहमी का शिकार हो गया था। मैं आपके दामाद से भी माफी चाहूंगा। ये कहकर वो उठा। मैं उसे लेकर आता हूँ। आबिर को आजाद होने में 5 मिनट से ज्यादा न लगे। डॉक्टर नौशाद आबिर को लेकर थाने से निकल आया। आबिर ने दफ्तर में जो कुछ देख लिया था और इसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ था वो किसी गैरतमंद इंसान के लिए डूब मरने के मुतरादिफ था। डॉक्टर नौशाद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आबिर से क्या कहे और किस तरह कहे। गाड़ी के करीब पहुंचकर डॉक्टर नौशाद ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और अपने लहजे में सारे जहां की मोहब्बत भरकर बोला, आओ बेटा घर चलें। जवाब में आबिर ने दो टूक अंदाज में जो कुछ कहा वो डॉक्टर नौशाद की होश उड़ा देने के लिए काफी था। अनारा के अंदर जाते ही माई पंखी उठकर बैठ गई। रात में वो बिल्कुल ना सोती थी। सोने का वक्त सुबह का ही था। कव्वे की यखनी पीकर उस पर ऐसी मदहोशी तारी होती थी कि वो खुद को रोकना चाहती तो रोक ना सकती थी। उस पर गहरी नींद का गलबा होता, नशा तारी होता या वो बेहोश हो जाती थी, कुछ पता न था। बस वो यखनी पीकर 2-2.5 घंटे के लिए दुनिया किनारा कर जाती, किसी और ही जहां में पहुंच जाती। इस वक्त रात के 2:30 बजे थे। सहन में तारीकी छाई थी। नीम के दरख्त पर भी खामोशी मुसल्लत थी। माई पंखी ने 40 फेरे अपने सहन के लगाए। वो फेरों के दौरान कुछ पड़ती जाती थी। एक चक्कर पूरा करके वो आसमान की तरफ मुंह उठाती और जोर से आवाज लगाती, आ बग्गा। ये नारा बुलंद करके वो फिर चक्कर काटने में मशगूल हो जाती। जब 40 फेरे मुकम्मल हो गए तो उसने सहन में पड़ी हुई खुर्री चारपाई को उठाकर खड़ा किया और फिर उसे दीवार से हटाकर बीच सहन में लाई और कुछ पड़ते हुए चारपाई ईंटों के फर्श पर उलट दी। अब चारपाई के पाए ऊपर हो गए थे और ऊपर का हिस्सा जमीन से लग गया था। माई पंखी ने उल्टी पड़ी चारपाई के गिर्द चक्कर लगाने शुरू किए। वो कुछ पड़ती जाती और चक्कर लगाती जाती। हर चक्कर के इख्तिताम पर नारा मस्ताना बुलंद करती, आ बग्गा। 7 चक्कर पूरे करने के बाद वो उल्टी चारपाई पर इस तरह बैठ गई कि उसके दोनों हाथ पायंती के पायों पर थे। दोनों पाए पकड़ने के बाद उसने जोर जोर से झूमना शुरू कर दिया। वो अब एक खास अंदाज से झूमती जाती थी और कुछ बोलते हुए दोनों हाथों से एक पाए को पकड़ती और फिर जोरदार आवाज में पुकारती, आ बग्गा। 11 बार ये अमल दोहराने के बाद माई पंखी योगा के अंदाज में बैठ गई।
उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर गुजरी थी कि उसे चारपाई लरसती हुई महसूस हुई। फिर उसे एक बारीक सी आवाज सुनाई दी, ले आ गया बग्गा। ये सुनते ही माई पंखी की रग रग में खुशी सरायत कर गई। वो खुशी से सरशार होकर बोली, तू आ गया बग्गा, तेरी बड़ी कृपा। माई पंखी के सामने सफेद चमकीला धुआं नमूदार हो रहा था। उस धुएं ने एक इंसानी हीले की शक्ल इख्तियार की और फिर मुंजमद हो गया। अब तो उल्टी घाट का पाठ पड़ेगी तो मैं कैसे रुकूंगा, मुझे आना ही होगा। सफेद चमकीले धुएं के मुंजमद हीले से आवाज आई। वो अब चारपाई की पट्टी के नजदीक था। लग रहा था जैसे वो खड़ा हो। माई पंखी ने चारपाई की पट्टी पर अपना सर रख दिया और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, जैसे वो माथा टेकते हुए उसके चरण छूना चाहती हो। हाँ पंखी बोल, क्यों बुलाया? सफेद चमकीले हीले से आवाज आई। बस तुझे देखने को जी चाह रहा था, माई पंखी ने हंसकर कहा। औरतपन छोड़, सीधी साफ बात कर, चल जल्दी बोल। बग्गा नाराज हुआ। मैं इस अंजू का क्या करूं? माई पंखी फौरन मकसद पर आ गई। क्यों, क्या हुआ? बग्गा ने पूछा। अब तो वो रोज ही पूछने लगी है अपने बारे में। मैं कब तक उसे इधर उधर की बातें करके बहलाऊं? बग्गा सच तो ये है कि मुझे इस पर तरस आता है। उस बेचारी को कभी सुख मिला ही नहीं, माई पंखी ने उदास लहजे में कहा। देख पंखी, हर मश्क का सुबह अलग होता है। हम आग में खुश रहते हैं, कोई पानी में खुश रहता है, किसी को हवा चाहिए, कोई दौलत पाकर खुश होता और कोई सब कुछ खोकर इत्मीनान पाता है। तू इस पर तरस ना खा, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। तू अच्छी तरह जानती है कि कितने जतन से तूने इसे हासिल किया है। बग्गा ने माजी याद दिलाया। बग्गा, वो मेरी मंजिल नहीं, मुझे आगे जाना है। माई पंखी ने अपना आज़म जाहिर किया। फिर क्या चाहती है तू? क्या उसे आजाद करना चाहती है? मुंजमद चमकीले धुएं से आवाज आई। हाँ जी, तो यही चाहता है। माई पंखी ने दिल में छुपी बात जाहिर की। अभी उसका वक्त नहीं आया, तू खुद को संभाल, उस पर मेहरबान ना हो। बग्गा ने तंबीह की। बग्गा, इतनी इजाजत तो दे कि मैं उसका जीवन उस पर खोल दूं। मुझसे इजाजत ले रही है जबकि तू उसे एक घर दिखा चुकी है। बग्गा ने किसी कदर गुस्से से कहा। हाँ, मुझसे गलती हुई, मेरे दिल में दया आ गई थी। दया, रहम, माफी, ये और इस तरह के शब्द हमारे यहाँ ममनू हैं। क्या तू नहीं जानती कि हम आग वाले हैं? ये लफ्ज हमें जेब नहीं देते। घोड़े को घास से यारी नहीं करना चाहिए। बग्गा ने अपनी बारीक आवाज में उसे समझाने की कोशिश की। बग्गा, तू जानता है कि मैं कैसी हूँ, माई पंखी बोली। इसलिए बग्गा तुझे समझा रहा है कि ऐसी ना बन कि तू किसी मुश्किल में फंस जाए। बग्गा ने कहा। चल, तेरी खुशी अगर इसमें है कि उसका जीवन उस पर खोल दे तो खोल दे, तुझे इजाजत देता हूँ, लेकिन उसे आजाद करने की गलती ना करना। फिर कहता हूँ कि उसका वक्त नहीं आया, जब आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, कोई और बात? क्या मैं चलूं? ठीक है बग्गा, तू जा, तेरी मेहरबानी की तू आया। माई पंखी ने एक मरतबा फिर उसके सामने माथा टेक कर चरण छुए। इसी वक्त सफेद चमकीले हीले में हरकत हुई और फिर वो धीरे धीरे मुअद्दम होता गया। और जब वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया तो माई पंखी पुरमुसरत अंदाज में उल्टी चारपाई से उठी, उसे सीधा करके दीवार के साथ लगाया और पुरसुकून अंदाज में लेट गई। वो खुश थी कि बग्गा ने उसकी गलती को नजरअंदाज कर दिया था। अब वो पूरे इत्मीनान से अंजू का जीवन उस पर खोल सकती थी। अंजू का ख्याल आते ही उसने गर्दन मोड़कर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो वो उसे दिखाई ना दी। उसने सोचा वो अंदर सो रही होगी। आबिर गाड़ी का खुला दरवाजा बंद करके फैसलाकुन अंदाज में बोला, अंकल, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा। बेटा, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। डॉक्टर नौशाद ने नौटंकी का आगाज किया। मुझे बेटा ना कहें, कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक नहीं करता जैसा आपने किया। आबिर बड़े मुस्तहकम अंदाज में बोला, मैं अब ये बात अच्छी तरह जान गया हूँ कि आपसे गलती नहीं हुई। आपने जो कुछ किया जानबूझकर और सोच समझ कर किया। बेटा, गुस्सा मत करो। डॉक्टर नौशाद ने खुशामदाना लहजे में कहा, हमें माफ कर दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। ये कहते हुए वो उसके कदमों की तरफ झुका। छोड़ें ये ड्रामेबाजी। आबिर एकदम पीछे हटता हुआ बोला, जाएं अपनी बेटी के लिए कोई नया बॉस तलाश कर लें, वरना तो यही चाहिए कि मैं सजा के तौर पर मलका को तलाक ना दूं। लेकिन जानता हूं कि इससे आपकी सेहत पर कोई असर ना पड़ेगा, इज्जत मेरी खराब होगी। मेरे हक में यही बेहतर है कि मैं उसे यहीं खड़े खड़े आजाद कर दूं और अपनी राह लूं। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। डॉक्टर नौशाद ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, मैं जानता हूं कि वो तुमसे शदीद मोहब्बत करती है। ठहरो, मैं तुम्हारी उससे बात करवाता हूं। डॉक्टर नौशाद ने आबिर के जवाब का इंतजार न किया। जेब से मोबाइल निकालकर खटाखट नंबर मिलाया और फोन उठाए जाने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। जैसे ही मलका ने फोन उठाया, डॉक्टर नौशाद ने बड़ी तेजी से कहा, मलका, आबिर साहब को समझाओ, ये तुम्हें तलाक दे रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग? मलका ने पूछा। हम लोग थाने के बाहर खड़े हैं, डॉक्टर नौशाद ने बताया। घर आए, मलका ने बेकरारी से कहा। ये घर आने के लिए तैयार नहीं, तुम्हें तलाक देकर चले जाना चाहते हैं।
मलका, इनसे बात करो। डॉक्टर नौशाद की परेशानी दीदनी थी। डॉक्टर नौशाद ने मलका का जवाब सुने बगैर मोबाइल आबिर की तरफ बढ़ा दिया। आबिर ने एक नजर मोबाइल को देखा। वो अब किसी से बात करने के लिए तैयार न था। वो क्या बात करता? अब बात करने को क्या रह गया था? जो छुपा था वो सामने आ गया था। हर चीज साफ और वाज़ेह हो गई थी। अब फैसले का वक्त था। प्लीज आबिर साहब, डॉक्टर नौशाद ने बड़ी आजिज़ी से कहा और मोबाइल दोबारा उसके हाथों में देने की कोशिश की। ना चाहते हुए भी आबिर ने मोबाइल फोन हाथ में ले लिया। चंद लम्हे उसने अपने अंदर दहकते तूफान को काबू करने में लगाए। जब उसने हेलो कहा तो उसे खुद अपनी आवाज अजनबी महसूस हुई। आबिर, घर आ जाएं, हम यहाँ बैठकर बात कर लेंगे। मलका ने उसकी आवाज सुनते ही कहा। घर? कौन सा घर? आबिर के लहजे में गुस्से से ज्यादा दुख था। आबिर, आपका अपना घर जहाँ आप रहते हैं। मलका बोली। मेरा कोई घर नहीं। औरत के बारे में कहा जाता है कि उसका कोई घर नहीं होता। मैं मर्द होकर ये बात कह रहा हूँ और सच कह रहा हूँ कि मेरा कोई घर नहीं। आबिर जाने क्या कह रहा था, खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आबिर, मेरे पास आ जाएं। मैं वो मलका हूँ जिसके सर पर आपने मोहब्बत का ताज रखा था। अब वो मलका रही ना ताज रहा। मैं ना रहा, तू ना रही, सब तबाह हो गया। आबिर के दिल से धुआं उठ रहा था। आबिर, मैं वो हूँ जिस पर आप मर मिटे थे। गलती इंसान से होती है, मुझसे भी हो गई। आबिर की जुबान पर सच्चाई थी। आबिर, मुझे तलाक न देना, मेरे साथ न छोड़ना, मैं तन्हा हो जाऊंगी। मलका की आवाज में इल्तिजा थी। मैं तुम्हें खुशी से तलाक नहीं दूंगा। मेरी तन्हाई का तुम्हें अंदाजा नहीं, पर अब ये दर्द जुदाई सहना ही होगा। आबिर बोला। काश मैं तुम्हें जान लेता। आबिर, घर तो आए, मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। मलका ने ऐसी बात कह दी कि आबिर कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। उसने फैसला किया कि जो उसने दिल में ठान ली है वो अपनी जगह अटल है, लेकिन इसकी बात सुनने में क्या हर्ज है? कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदगी भर इसी पछतावे में मुब्तला रहे कि उसकी बात सुने बगैर उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। मलका, ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि कोई बात झूठ ना हो। अब मेरी बर्दाश्त आखिरी हदों तक पहुंच चुकी है। आबिर ने मोबाइल ऑफ किया और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गया। वो इस मकरूर शख्स के बराबर बैठना नहीं चाहता था। आबिर को गाड़ी में बैठते देखकर डॉक्टर नौशाद की बाँछें खिल गईं। वो खुश था कि उसकी बेटी ने काम दिखा दिया था, लेकिन उसे यह अंदाजा न था कि उसकी बेटी काम दिखाने नहीं बल्कि उसका काम तमाम करने जा रही है। आबिर ने रास्ते में डॉक्टर नौशाद से कोई बात न की। वो खामोश बैठा रहा। जब आबिर डॉक्टर नौशाद के साथ घर में दाखिल हुआ तो यूं लगा जैसे किसी की मौत हो गई हो। लाउंज में कोई ना था, टीवी बंद था, शाइस्ता के कमरे से डेक की आवाज नहीं आ रही थी। मलका अपने कमरे में थी। कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन जिसके इंतजार में ये दरवाजा खुला था वो अंदर न आया। जब आबिर को टीवी लाउंज में मलका नजर न आई तो उसने ड्राइंग रूम का रुख किया और एक सोफे पर बैठ गया। वो अब इस घर का मकीन न था, मेहमान था। डॉक्टर नौशाद ने कोशिश की कि वो मलका के पास चला जाए, लेकिन वो टस से मस न हुआ। मजबूरन डॉक्टर नौशाद को मलका को ड्राइंग रूम में भेजना पड़ा। मलका ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो आबिर ने मुंह फेर लिया। उसने दरवाजा बंद किया, मुकफ्फल किया और उसके बराबर बैठने के बजाय सामने वाले सोफे पर नशिस्त इख्तियार की। आपका मुंह फेरना बजा। मैं इसी काबिल हूँ कि मुझसे नफरत की जाए। मैं जानती हूँ कि आपके बराबर बैठने के काबिल नहीं रही, इसलिए आपके बराबर बैठने की जुर्रत न कर सकी। मैं सजावार हूँ, गुनहगार हूँ, नाकाबिल माफी हूँ। मलका की आवाज में शदीद दुख बोल रहा था। ये जाने बगैर कि आबिर पर इस बात का क्या असर हो रहा है, वो अपनी धुन में कहे जा रही थी। आबिर, काश आपने मुझसे शादी न की होती। काश आपने मेरे लिए अपने वालिदैन, अपना घर न छोड़ा होता। आज मैं जिस एहसास जुर्म में मुब्तला हूँ वो ना होती। मैं मलका, तुमने मुझे जिस मकसद के लिए बुलाया है वो बयान करो। अगर तुम्हारे पास बताने को कुछ नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। आबिर ने उसकी बात काट कर कहा। सुनो आबिर, फिर मैं अपने और इस घर के लोगों के बारे में जो कुछ जानती हूँ वो सब बता देती हूँ। आबिर, पहले तो ये जान लो कि डॉक्टर नौशाद मेरा सगा बाप नहीं। आबिर को ये सुनकर धचका सा लगा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। डॉक्टर नौशाद मेरा ही क्या, हम 7 बहनों में से किसी का भी बाप नहीं। हमारे माशरे में मर्द तो 4 शादियां कर लेता है, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी औरत ने 4 शादियां की हों। मेरी माँ चांदनी ने रिकॉर्ड तोड़ा, उसने 4 शादियां की। डॉक्टर नौशाद मेरी माँ का चौथा शौहर है। मलका ने आज हर वो बात आश्कार करने की ठान ली थी जो उसके दिल में महफूज थी। मेरी माँ का ताल्लुक गरीब घराने से था। बाप सब्जी फरोश था, ठेले पर गली मोहल्लों में सब्जी बेचा करता था। हम बहनों की तरह माँ की भी 7 बहनें थी। उन बहनों में सबसे खूबसूरत माँ थी। घर में अक्सर फाके होते, लेकिन मेरी माँ को बनने संवरने का बेइंतहा शौक था। पेट भर खाने को ना हो, अच्छे कपड़े चाहिए। फिल्मों और टीवी ड्रामों से बेपनाह लगाव था। मोहल्ले के खाते पीते घरानों की लड़कियों से दोस्ती गांठ रखी थी। उनके घरों में घुसी रहती। VCR पर फिल्में देखी जाती। फिल्में और टीवी ड्रामे देखकर ख्वाब बुने जाते।
मेरी माँ सोती तो महलों की ख्वाब देखती। फैशन की मारी माँ ने मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते मोहल्ले के कई लड़कों से पर्चेबाजी कर डाली थी। हर लड़का उन पर जान छिड़कता था और समझता था कि ये मेरी है, लेकिन वो किसी की ना थी। कॉलेज में कदम रखते ही माँ ने छक्का लगाया और एक गाड़ी वाले को अपने दाम उल्फत में फंसा लिया। वो लड़का अपनी बहन को लेने आया था। मेरी माँ ने उस लड़की से जिससे थोड़ी बहुत दोस्ती थी आज खुद लिफ्ट मांग ली। बस फिर ये थोड़ी सी लिफ्ट उस लड़के के लिए वबाले जान बन गई। माँ इस तरह उसके गले का हार बनी कि उसे शादी करते ही बनी कि मेरी माँ का पहला शौहर था। उस शौहर से शाइस्ता, फाखर और माजिदा ने जन्म लिया। फिर एक कोचिंग सेंटर के प्रोफेसर से राह रस्म बढ़ी। इतनी कि पहले शौहर से खुला लेकर मेरी माँ ने प्रोफेसर से शादी कर ली। मैं प्रोफेसर साहब की बेटी हूँ। प्रोफेसर साहब को मेरी फैशनज़दा माँ की आजाद जिंदगी पसंद न आई। उन्होंने तलाक देकर माँ से जान छुड़ाई। फिर तीसरे शौहर माँ की जिंदगी में आए और ये 3 बेटियां देखकर ज्यादा अरसा जिंदा न रह सके। तीसरे शौहर की मौजूदगी में ही डॉक्टर नौशाद से माँ की शनासाई हो चुकी थी। चलता पुर्जा डॉक्टर नौशाद ने माँ को जाने क्या ख्वाब दिखाए कि माँ ने तीसरे शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। वो किसी सियासी पार्टी का असर रसूख वाला बंदा था। उसने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। उसे हम 4 बेटियां नोटों की सूरत में नजर आती थी। वो हमसे हाथ धोने को तैयार न था। सुना है माँ और डॉक्टर नौशाद ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। इस तरह तीसरे शौहर से निजात पाने के बाद माँ ने डॉक्टर नौशाद से निकाह कर लिया। डॉक्टर नौशाद ने माँ को हर वो चीज दे दी जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी। मेरी माँ को कपड़े और जेवर से इश्क था। मेरी माँ रूखी सूखी खाकर गुजारा कर सकती है, लेकिन अच्छे कपड़ों और नत नए जेवरात के बगैर वो अधूरी है। माँ की चौथे शौहर से खूब गाड़ी चलने लगी। दोनों ने मिलकर हमें बैरियर चेक बना लिया। अगर हम में से कोई बहन कैश होने से इनकार करती तो उसका खाना पीना बंद करके कैद कर दिया जाता। भूख प्यास और कैद तन्हाई हमारे होश ठिकाने लगा देती। यूं भी हमने अपने बचपन से अपने माँ बाप को आजाद रूप में देखा था। घर का माहौल एकदम खुला था। हमारी चारों तरफ गंगा बह रही थी। हमें तो हाथ धोने ही थे। डॉक्टर नौशाद इंतहाई असर रसूख वाला शख्स है। इसे मुश्किल से मुश्किल काम बता दे, वो इसको आसान बना देता है। किसी की कहीं कोई गोट फंसी हो, कोई फाइल रुकी हो, तरक्की ना हो रही हो, मुलाजमत दिलवानी हो तो डॉक्टर नौशाद से लोग रुजू करते हैं। डॉक्टर नौशाद हमें फाइल का पहिया बना देता है। बस फिर पहिया लगते ही हर चीज गर्दिश में आ जाती है। मलका ने गहरा सांस लेकर कहा, मेरा ख्याल है कि अब इस घर की हर चीज साफ हो गई होगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब तुम लोगों के जरिए घर की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी तो फिर तुम्हारी शादी करने की क्या जरूरत थी? आबिर ने पूछा। पहली बात तो ये कि इस घर के लिए एक सीधा साधा चौकीदार चाहिए था, तो आपकी सूरत में मिल गया। दूसरे, मैं इस घर की हॉट केक हूँ। इस केक को अच्छी तरह पैकिंग की जरूरत थी ताकि बवक्त जरूरत महफूज किया जा सके। दुकान के अंदर बेशक जो भी कारोबार होता हो, लेकिन धोखा देने के लिए एक अच्छे साइन बोर्ड की जरूरत होती है। वो आपकी सूरत में इस दुकान नुमा घर को मैसर आ गया। मलका ने तलखी से कहा और सर झुकाकर बैठ गई। आज जो बातें तुमने बताई हैं, अगर कल मुझ पर आश्कार कर देती तो कितना अच्छा होता। आबिर ने सपाट लहजे में कहा। मैंने कई बार चाहा कि मैं आपको हर वो बात बता दूं जो मुझे मालूम है, लेकिन बता न सकी। बस इरादा बांध कर रह गई। मैंने इशारा तो किया, लेकिन आपने कोई तवज्जो न की। आप अपनी मोहब्बत से मजबूर थे और मैं अपने घर वालों की तंबी से। राज खोलने की सूरत में मुझे जहर दिया जा सकता था। मलका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप जहर से बच जाओगी? आबिर ने पूछा। अब मुझे जहर देकर मारा जाए या किसी छुरी से मेरा गला काटा जाए, मुझे कोई खौफ नहीं। मेरे दिल पर एक बोझ था, वो मैंने उतार दिया। मलका ने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा। यूं एक बात कहूँ, पता नहीं आपको मेरी बात का यकीन आएगा कि नहीं। मैं इस गंदगी का हिस्सा जरूर थी, लेकिन इस गंदगी को कभी दिल से कबूल नहीं किया। आपकी निकाह में आकर ये एहसास और बढ़ा। आबिर, मैं इस गंद से निकलना चाहती हूँ। मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चले। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी। आबिर के होंठों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आई। मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं इन्हें बंद नहीं कर सकता। आबिर, ऐसा ना कहो। अपनी मलका का कुछ ख्याल करो। मलका ने इल्तिजा की। तुम्हारा ख्याल करते ही मैंने फैसला किया है। आबिर मुस्तहकम अंदाज में बोला। फैसला? कैसा फैसला? मलका ने चौंक कर कहा। मैंने इस दुकान को, इसे घर कहना तो घर की तौहीन है, छोड़ देने का फैसला किया है। साथ ही मैंने तुम्हें भी छोड़ने का फैसला किया है। बुलाओ उस शैतान डॉक्टर नौशाद को, बुलाओ उस हर्राफा चांदनी को, बुलाओ अपनी कठपुतली बहनों को, ताकि हर शख्स मेरा फैसला अपने कानों से सुन ले। आबिर ने तकरीबन चीख कर कहा। मलका सोफे से उठी, वो उसके कदमों में आ बैठी, आंखों में आंसू भर कर बोली, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? माफ कर तो दिया, और कैसे करूं, वरना जो कुछ मैंने देखा वो वाजिबुल कत्ल था। लेकिन तुमने देखा कि मैंने तुम्हें कत्ल नहीं किया। मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मेरे कदमों से उठ जाओ, मेरे सब्र को मत आजमाओ, जाओ सबको बुला कर लाओ। आबिर इतना कहकर दूसरे सोफे पर जा बैठा। आबिर के लहजे में ऐसी बात थी कि वो इससे मजीद बात ना कर सकी।
नाचार उठी और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। घर का हर फर्द इस वक्त टीवी लाउंज में मौजूद था। मलका दुपट्टे से अपने आंसू पोंछती लाउंज में दाखिल हुई और सब पर नजर डालते हुए बोली, आप सबको अभी बुला रही हैं। सबसे पहले चांदनी उठी। डॉक्टर नौशाद दौड़कर मलका के नजदीक पहुंचा। चांदनी ने पूछा, खैरियत तो है ना? कयामत गुजर चुकी, अमलनामा हाथ में आने का वक्त आ पहुंचा, मलका ने अजीब से अंदाज में कहा। चांदनी की समझ में उसकी बात न आई। उसने डॉक्टर नौशाद की तरफ देखा। डॉक्टर नौशाद ने खुले दरवाजे की तरफ इशारा किया। फिर दोनों तेजी से ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। उनके पीछे लड़कियां थीं। सबसे आखिर में मलका अंदर आई। बेटा खैर तो है? चांदी ने किसी कदर झिझकते हुए पूछा। मैं बेटा कैसे हुआ? घर दामाद बेटा नहीं, घर का चौकीदार होता है। साइन बोर्ड होता है ताकि उसकी आड़ में जो चाहे कारोबार किया जा सके। मैं इस साइन बोर्ड को आज तोड़ता हूँ। मैं इस दुकान को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं मलका को तलाक देता हूँ। आबिद ने इस जुमले को 3 बार दोहराया और फिर ये देखने की भी कोशिश न की कि इस जुमले का किस पर क्या असर हुआ। तलाक देकर वो एक लम्हा भी वहां न ठहरा। मजबूत कदमों से चलता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। किसी की समझ में कुछ न आया कि वो बोले तो आखिर क्या बोले। डॉक्टर नौशाद के जी में जाने क्या आई कि वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। इससे पहले कि डॉक्टर नौशाद ड्राइंग रूम से निकलता, चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और साफ लहजे में बोली, बस अब खेल खत्म हुआ, जाने वाला चला गया, उसका ताक़ुब बेकार है, अब आगे की सोचो। आबिर चाहता भी यही था कि अब उसके ताक़ुब में कोई ना आए। वो यहाँ गुजारे वक्त को किसी रौने ख्वाब की तरह भूल जाना चाहता था। बाजी उलट गई थी। अब फिर से बिसात बिछाने का कोई फायदा न था। वो इस घर से वापस आने के लिए नहीं निकला था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता आगे बढ़ रहा था। उसकी कोई मंजिल न थी। जिधर उसका मुंह उठा चल दिया था। इस वक्त उसकी कैफियत किसी हारे हुए जुआरी की सी थी जो अपना सब कुछ लुटा के बेचैन जा रहा था। उन लोगों ने उसका सब कुछ लूट लिया था। उसकी मोहब्बत लूट ली थी। उसका वकार दांव पर लगा था। उसकी अनाज टुकड़े टुकड़े कर दी थी। उसकी रूह पर ऐसा घाव लगाया जो नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन इस घाव से रचने वाला कर्ब उसे तड़पाए दे रहा था। अचानक उसे अपना बाप याद आया। अली निसार की कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा था कि कोई नौकरी कोई मुलाजमत तुम्हारे पास नहीं, वो एक बेरोजगार शख्स को अपनी बेटी कैसे दे रहे हैं। फिर नाज़रीन ने भी शुबा जाहिर किया था कि जरूर कुछ दाल में काला है। वाकई दाल में बहुत कुछ काला था। उसने अपने वालिदैन की बात ना मानी और गुस्से में घर छोड़कर चला आया। अपना घर छोड़कर क्या मिला? जिल्लत और रुसवाई। काश उसने अपना घर ना छोड़ा होता। खूबसूरत लड़की के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना की होती। वो अपनी धुन में चला जा रहा था कि अचानक कोई उससे टकराया। आज फिर अमावस की रात थी। माई पंखी के घर में जादू टोने करने वालों का इज्तिमा था। जल मसान तकसीम हो चुका था, मगर वो चेहरे वाले मर्द औरतें अपने अपने मसाइल बयान करके माई पंखी से माहिराना राय ले रहे थे। जब हर शख्स अपनी सवाल का जवाब पा चुका तो माई पंखी ने अजरा डेविड उर्फ सुरीली की तरफ देखा। हाँ सुरीली, कुछ सुनाएगी? माई पंखी ने पूछा। आप जो हुक्म करे रानी जी, अजरा ने सादतमंदी से कहा। बस वहीं से शुरू कर, माई पंखी बोली। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ने मांग, अजरा ने पूछा। यहीं से रानी जी? हाँ, माई पंखी ने कहा। 2:30 बजे का अमल सहन में टिमटिमाता एक मरियल सा बल्ब, पुरस्कार अंधेरा, नीम के दरख्त से झड़ती जर्द पत्तियां, मर्द औरतों से भरा हुआ सहन, अजब फजा थी इस घर की। अजरा अपनी जगह से उठी। उसने माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाया और फिर वो पयंती की जानिब चारपाई पर बैठ गई। अजरा ने आलाप लेकर जब मुझसे पहली सी मोहब्बत शुरू की तो लगा जैसे फजा ठहर गई है। दरवाजे पर खड़े सिपाही ने गाने की आवाज सुनी तो वो दौड़ा हुआ दिलदार बख्श के पास पहुंचा और बड़ी राजदारी से बोला, सर जी, जुआ खत्म, मुजरा शुरू। ये सुनते ही दिलदार बख्श को करंट सा लगा। वो गाड़ी से छलांग मारकर बाहर आया और माई पंखी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिलदार बख्श माई पंखी को अपने जहन से निकाल नहीं सका था। रबनवाज के कातिल बनने और थाने में कौओं की भरमार की वजह से वो इससे कुछ खौफजदा जरूर था, लेकिन इतने लोगों के घर से गायब हो जाने का तजस्सुस जैसे उसकी रूह में उतर गया था। वो हर कीमत पर इस रात से पर्दा उठाए जाने का ख्वाहिशमंद था। नतीजे में उसने सादा लिबास में पुलिस वालों को उसके घर की निगरानी पर मामूर कर दिया था। ये निगरानी 24 घंटे जारी थी। माई पंखी को इस बारे में कुछ मालूम न था। दिलदार बख्श को जैसे ही मालूम हुआ कि आधी रात के बाद उसके घर पर लोगों की गैर मामूली आमद का सिलसिला जारी है, तो वो पुलिस पार्टी के साथ गली में आ धमका था। माई पंखी के दाएं बाएं मकानों का सिलसिला था। वहां से लोगों का फरार मुमकिन न था। घर के सामने वो खुद मौजूद था, अलबत्ता कब्रिस्तान वाली दीवार से फरार होना मुमकिन था। इस मर्तबा उसने कब्रिस्तान में भी अपने लोग तैनात कर दिए थे। अब किसी तरफ से घर में मौजूद लोगों के फरार का कोई रास्ता ना बचा था।
दिलदार बख्श दरवाजे पर पहुंचा तो उसे अंदर से गाने की आवाज आई। दिलदार बख्श ने सोचा कि कोई और हाथ आए ना आए, ये पहली सी मोहब्बत जरूर फड़ी जाएगी। उसे मालूम था कि दरवाजा महज एक भारी पत्थर रखकर बंद किया जाता है। उसने एक किवाड़ को इस अंदाज से धक्का दिया कि पीछे से पत्थर हट गया। अपनी जगह से कोई ना हिले वरना गोली मार दूंगा। चंद कदम अंदर आने के बाद उसने तंबी की। उसे सामने फर्श पर बैठे लोग नजर आए थे, लेकिन माई पंखी दिखाई न दी थी। दरअसल उसकी चारपाई बावर्ची खाने की आड़ में थी और चारपाई कब्रिस्तान वाली दीवार से लगी थी। माई पंखी के साथ अजरा बैठी गा रही थी। इस धमकी को सुनकर सहन में बैठे लोगों के होश उड़ गए। माई पंखी जो पहली मोहब्बत में गुम थी, एकदम चौंकी और दिलदार बख्श की धमकी सुनते ही उसके सारे हवास बेदार हो गए। उसने कदमों में बैठी रिंकल के पैर पर पैर मारा और धीरे से बोली, इसकी आंखों में धूल झोंक। रिंकल ने किसी कमांडो की तरह छलांग लगाई और फिर रक्स के अंदाज में घुंघरू छनकाती हुई दिलदार बख्श के सामने आ गई। पुरकशिश जिस्म को उसने इस अंदाज से हरकत दी कि दिलदार बख्श गोली चलाना भूल गया। वो रिवॉल्वर को हाथ के इशारे से हरकत तो दे रहा था, लेकिन ये समझने से कासिर था कि ये औरत आखिर करना क्या चाहती है। वो क्लासिकी अंदाज का रक्स कर रही थी, जिसमें उसकी आंखें, गर्दन और हाथ की उंगलियां बहुत तेजी से हिल रही थी। दिलदार बख्श अपने साथियों समेत दम बखुद खड़ा था। बस इतनी मोहलत माई पंखी के लिए काफी थी। माई पंखी चारपाई से उठकर एकदम दिलदार बख्श के सामने आ गई। उसने रिंकल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस। रिंकल ने माई पंखी का हुक्म सुनते ही दोबारा पांव जमीन पर मारा और फिर जैसे पत्थर की हो गई। माई पंखी 2 कदम आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, आखिर तुझे चैन न आया, फिर आ गया। दिलदार बख्श बगैर पलक झपके उसे देखता रहा, कुछ न बोला। ला काका, अपनी ये बंदूक मुझे दे दे, माई पंखी ने अजीब से अंदाज में कहा। जाने इसकी आवाज में ऐसा क्या था कि दिलदार बख्श ने किसी हारे हुए सिपाही की तरह रिवॉल्वर उसके सुपुर्द कर दिया। माई पंखी ने रिवॉल्वर लेकर उन सिपाहियों को देखा जो दिलदार बख्श की पुष्ट पर मट्टी के माधुओं की तरह खड़े थे। माई पंखी ने पास खड़ी रिंकल को एक मंत्र बताया, फिर बोली, पढ़ो और निकलो। अब वहाँ मौजूद बंदे बंदियां दिल ही दिल में वो मंत्र पढ़ते। पुलिस की आंखों में धूल झोंकते दरवाजे से निकल गए। सबसे आखिर में रिंकल घुंघरू छनकाती दिलदार बख्श के सामने आई, चंद लम्हे भाव बताए और फिर मटकती हुई उसके सामने से गुजर गई। सहन खाली हो चुका था। घर में मौजूद सब लोग बखैर वाफियत जा चुके थे। माई पंखी आगे बढ़ी। उसने रिवॉल्वर दम बखुद दिलदार बख्श के हाथ में थमाया और शरारती अंदाज में बोली, हाँ काका, कैसे आया। दिलदार बख्श को ये सुनते ही झटका सा लगा और फिर वो फौरन एक्शन में आ गया। यूं लगा जैसे रुकी हुई फिल्म दोबारा चल पड़ी हो। दिलदार बख्श को याद आया कि उसने घर में घुसते ही वार्निंग दी थी। उसे सहन में बैठे हुए लोग नजर आए थे, लेकिन चश्मे जदन में जाने क्या हुआ था कि अब वहाँ कोई भी न था। बस माई पंखी उसके सामने खड़ी थी। ओ माई, फिर तूने हाथ दिखा दिया, कहाँ गए सारे लोग। दिलदार बख्श हैरत ज़दा था। काका, तू किन लोगों की बात कर रहा है? यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, या मेरे साथ मेरी पालतू बिल्ली होती है अंजू। तू कहे तो उसे बुलाऊं? माई पंखी ने कहा। ओ माई देख, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने खुद यहाँ लोगों को बैठे हुए देखा है। इधर कोई औरत गा रही थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। वो औरत किधर है? दिलदार बख्श ने आगे बढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। कभी तू कहता है लोग बैठे थे, कभी तू कहता है कोई औरत गा रही थी। काका, कहीं टेप बज रहा होगा। माई पंखी ने उसे उलझाना चाहा। मेरा घर तेरे सामने है, तू तलाशी ले ले। दिलदार बख्श ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहा, इस घर का कोना कोना छान मारो। सिपाही बड़ी मुस्तैदी से पूरे घर में फैल गए और घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। घर में बिल्ली के सिवा कोई और न था। दिलदार बख्श को ख्याल आया कि घर में मौजूद लोग कहीं कब्रिस्तान की तरफ से तो नहीं निकल गए। उसने एक पुलिस वाले को बावर्ची खाने की छत पर चढ़ाया। छत पर चढ़कर उसने दीवार से कब्रिस्तान की तरफ झांका और उधर मौजूद पुलिस वाले से पूछा, कासिम, इधर से कोई बंदा तो नहीं निकला? नहीं, इधर तो कोई नहीं आया, कासिम ने जवाब दिया। दीवार के इस तरफ खड़े दिलदार बख्श ने अपने आदमी का जवाब सुन लिया था। दीवार से भी कोई बंदा उधर नहीं कूदा। यहाँ औरतें भी थी, उनका दीवार पर चढ़ना और फिर कूदना कोई आसान काम न था। दरवाजे पर वो माँ सिपाहियों के मौजूद था। उसके सामने से कोई नहीं गुजरा तो फिर उन लोगों को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। आखिर हुआ क्या? वो यहाँ इस रात से पर्दा उठाने आया था कि पिछले छापे में घर में मौजूद लोग कहाँ गायब हो गए थे। आज के छापे ने गुत्थी सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दी थी। उसके लोगों ने एक माह तक उस घर की कड़ी निगरानी की थी। आज जब घर में तरह तरह के मर्द और औरतें इकट्ठा होने लगे तो वो खुद जाए वारदात पर आ पहुंचा था। उसने ये ऑपरेशन खुद अपने हाथों किया था, लेकिन हाथ कुछ ना आया था। काका, क्या सोच रहा है? माई पंखी ने सपाट लहजे में पूछा। माई, मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस की नौकरी छोड़कर तेरी चाकरी कर लूं। दिलदार बख्श ने जलकर जवाब दिया। तेरी सोच बिल्कुल ठीक है, माई पंखी ने हंसकर कहा।
मेरा चाकर नहीं शागिर्द बन जा, बहुत फायदे में रहेगा। माई, मैंने तुझे उस्ताद माना, बस मुझे इतना बता दे कि ये कौन लोग होते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं। दिलदार बख्श के लहजे में बेचारगी थी। माई पंखी को उस पर अचानक तरस आ गया। वो चारपाई की तरफ इशारा करके बोली, आ बैठ काका, मैं तुझे बताती हूँ, पर तू अपने बंदों को यहाँ से निकाल। दिलदार बख्श ने अपने साथियों से कहा, चलो तुम लोग बाहर निकलो, मैं आता हूँ। देख काका, पहले तू अपनी ये गलतफहमी दूर कर ले कि मैं यहाँ कोई जुए का अड्डा चलाती हूँ या यहाँ औरतों का कारोबार होता है। माई पंखी ने संजीदगी से कहा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हर अमावस की रात को ये लोग मेरे पास आते हैं। ये मुख्तलिफ अमलियात के माहिर होते हैं कि अपने अपने मसले लेकर यहाँ आते हैं। मैं इनके मसाइल का हल इन्हें बताती हूँ। ये तो हो गया उस बात का जवाब कि ये कौन लोग होते हैं। रही ये बात कि कैसे गायब हो जाते हैं, ये मैं तुझे बताती हूँ, और बता इसलिए रही हूँ कि तू इस घर का पीछा छोड़ दे। मुझसे वादा कर कि इन लोगों का राज जानने के बाद तू इधर का रुख नहीं करेगा। मैं तुझे जाती तौर पर आने से मना नहीं कर रही हूँ। तू 100 बारी आ, मैं तेरा हर मसला हल करूंगी, पर तू यहाँ अपनी फौज फर्रा के साथ मत आ। वादा कर कि तू नहीं आएगा, और आएगा तो अकेला आएगा, दिलदार बख्श बनकर। चल माई, वादा रहा। दिलदार बख्श ने वादा करने में ही आफियत जानी। अब सुन, गौर से सुन। इतने लोगों को चंद लम्हों में आंख में ओझल हो जाना कोई बड़ा कमाल नहीं, ये कोई बच्चा भी कर सकता है। पिछली दफा जब तू आया था तो दरवाजा बजा कर आया था, मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल गई थी। इस बार तूने ये मोहलत भी न दी। मैं गाना सुनने में महफ थी कि तू दंदनाता हुआ अंदर आ गया। तब मैंने रिंकल को तेरे सामने भेजा। उसने तेरे सामने आकर अचानक नाचना शुरू किया तो तेरी समझ में ना आया कि क्या चीज तेरे सामने आ गई है। बस इतनी ही मोहलत मुझे दरकार थी। मैंने तुझ पर और तेरे सिपाहियों पर मंत्र फूका। तू मेरी गिरफ्त में आ गया तो मैंने तेरे हाथ से बंदूक ले ली। अब तू वो करने पर मजबूर था जो मैं चाहती। अब तू वो देखने पर मजबूर था जो मैं दिखाती। अगरचे रिंकल मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन तू उसे अपने सामने वहशियाना रख करते अपनी मर्जी के लिबास में देख रहा था। तू मेरी बात समझ गया ना? दिलदार बख्श ने इस बात में गर्दन हिलाई। हाँ माई। बस फिर क्या था, हर शख्स मंत्र पढ़ता तेरे सामने से गुजर गया और तू और तेरे साथी किसी को जाता ना देख सके। काका यूं समझ ले, ये एक तरह से नजरबंदी का खेल है। फिर जब मैंने बंदूक तेरे हाथ में थमाई तो तू मेरे शहर से आजाद हुआ। बस इतनी सी बात थी जिसके लिए तूने इतना वक्त जाया किया। माई पंखी ने अपनी बात खत्म करके दिलदार बख्श को देखा। इसका मतलब कि तू जादूगरनी है? दिलदार बख्श के दिल ने एक नई करवट ली। जादूगरनी मेरे लिए छोटा लफ्ज है, मैं बहुत आगे की चीज हूँ, माई पंखी बोली। माई, मेरी नजर में तू किसी बड़े शैतान से कम नहीं। दिलदार बख्श चारपाई से उठता हुआ बोला। तूने मेरे महकमे के बंदे को कातिल बना दिया। अगर तू उसे उसकी बीवी के बारे में ना बताती तो वो भला अपनी बीवी और उसके आशना को कत्ल क्यों करता? लेकिन तू शर फैलाए बगैर ना रह सकी। अब भी तू अपने चेले चाटों के साथ यही काम कर रही है। फिर मैं क्यों ना इस शर को जड़ से काट दूं? ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चल मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर दिलदार बख्श ने चारपाई पर बैठी माई पंखी पर रिवॉल्वर तान लिया। ओ काका, तू रहा काके का काका, माई पंखी तंजिया अंदाज में बोली। तेरे अब नवाज को मैंने तो नहीं कहा था कि कत्ल कर दे। जो किया इसने अपनी मर्जी से किया, इसमें मेरा क्या कसूर? अब मैं तेरी कोई बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं। दिलदार बख्श ने रिवॉल्वर सीधा किया। मैं तुझ जैसी शैतान औरत को हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काका, मेरा जुर्म तो बता। पुलिस का काम लोगों को मारना नहीं, उनकी हिफाजत करना है। माई पंखी उसे बातों में उलझाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। पुलिस का काम तुझ जैसे शैतानों की हिफाजत करना हरगिज़ नहीं। तू ऐसी मुजरिम है जिसका जुर्म किसी अदालत में साबित नहीं किया जा सकता। बस तुझे इसी तरह मारकर माशरे से एक गन दूर किया जा सकता है। दिलदार बख्श ने फैसला सुनाया। अच्छा चल, पहले मेरे हाथ पर गोली मार। माई पंखी ने अपना हाथ उसके सामने किया। दिलदार बख्श को उसकी हथेली पर जो नजर आया उसे देखकर उसके होश उड़ गए। होश क्यों न उड़ते। उसने अपने बड़े बेटे को हथकड़ियां लगी पुलिस वैन से उतरते देखा। जिस वैन से वो उतरा वो मलहका थाने की थी। ये मंजर देखते ही दिलदार बख्श सारी चौकड़ी भूल गया। वो फौरन बाहर की तरफ भागा। उसे भागते देखकर माई पंखी ने पीछे से आवाज लगाई। ओ काका, भाग क्यों रहा है? चलाना गोली। तू फिक्र न कर माई, मैं आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा। तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं जरा अपनी बेटी की खबर ले लूं। उसे पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है? माई पंखी चारपाई से उड़ गई
उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, कोई जुर्म किया होगा तभी तेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस किसी मासूम को तो नहीं पकड़ती है ना। दिलदार बख्श दरवाजे से निकल चुका था। उसने माई पंखी का तंज भरा जुमला सुन तो लिया था, लेकिन जवाब देने का उसके पास वक्त न था। काका, तेरे हक में अच्छा ये है कि तू वापस न आए। वापस आया तो नुकसान उठाएगा। उसने दरवाजा बंद करते हुए जोर से कहा। उसका ख्याल था कि उसकी बात दिलदार तक जरूर पहुंच गई होगी। दिलदार बख्श का बेटा, जिसकी गिरफ्तारी का मंजर उसने माई पंखी की हथेली पर देखा था, कॉलेज स्टूडेंट था। दिलदार बख्श के 4 बच्चे थे। बेटा, जिसका नाम शमशाद था, बड़ा था। उससे 3 छोटी बेटियां थी, वो भी पढ़ रही थी। दिलदार को बेटियों के मुकाबले में शमशाद से ज्यादा लगाव था। वो चाहता था कि शमशाद पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। उसने पढ़ाई के मामले में उसे हर सहूलत दे रखी थी। दिलदार की अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छी राय थी। उसका ख्याल था कि पढ़ाई के अलावा उसका ध्यान किसी और तरफ नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पढ़ाई के अलावा उसका ध्यान हर तरफ था। वो हर साल अच्छे नंबरों से पास हो जाता तो बाप समझता था कि पढ़ाई के अलावा ये किसी और चीज से आशना नहीं है। शमशाद एक चालाक और शातिर लड़का था। वो पुलिस वाले का बेटा था, लिहाजा क्लास पास करने में सारे हथकंडे इस्तेमाल करता था। शमशाद को हथकड़ी में देखकर दिलदार बख्श को शदीद झटका सा लगा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके पढ़ाकू बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब वो मुलाकात थाने पहुंचा तो वहां कई और झटके उसके मुंतजिर थे। उस थाने का इंचार्ज इत्तफाक से उसका दोस्त था। खालिद कुरैशी ना सिर्फ उसका क्लास फेलो था, बल्कि वो पुलिस में भी एक साथ ही भर्ती हुए थे। रात के पिछले पहर दिलदार बख्श को अपने कमरे में दाखिल होता देखकर वो हैरान हो गया। ओए दिलदार, खैरियत? तू इस वक्त? खालिद कुरैशी ने खड़े होते हुए कहा। वो यार, तूने मेरा बेटा पकड़ लिया, फिर इस वक्त मैं कैसे ना आता? दिलदार बख्श के लहजे में शिकवा था। तेरा बेटा? कैसी बात करता है दिलदार? मैं भला तेरा बेटा पकड़ूंगा? खालिद कुरैशी ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तू बैठ, मैं भट्टी को बुलाता हूँ। खालिद कुरैशी की लाइलमी ने दिलदार बख्श को परेशान किया। वो सोचने लगा कि कहीं माई पंखी ने कोई फरेब तो नहीं दे दिया। अगर उसका बेटा यहाँ होता तो खालिद कुरैशी के इल्म में जरूर होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि शमशाद ने अपनी शनाख्त ही ना करवाई हो, लेकिन ये मुमकिन न था। वो गिरफ्तार होता तो अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने बाप का नाम जरूर लेता। अर्दली के जरिए बुलवाए जाने पर ASI शरीफ भट्टी कमरे में दाखिल हुआ। उसने सलाम किया और खालिद कुरैशी से मुखातिब होकर बोला, जी सर। भट्टी तो मैंने जानते हो? खालिद कुरैशी ने दिलदार की तरफ इशारा किया। अच्छी तरह सर, भट्टी बोला। SHO दिलदार बख्श साहब, आपके दोस्त। यार, तुमने मुझे इनके सामने शर्मिंदा करवा दिया, खालिद कुरैशी ने कहा। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ? शरीफ भट्टी की कुछ समझ में ना आया। भट्टी, तुमने दिलदार का बेटा पकड़ लिया और मुझे बताया तक नहीं, खालिद कुरैशी ने इंकशाफ किया। सर, ऐसा भला कैसे हो सकता है? भट्टी ने बड़े यकीन से कहा। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुमने आज कोई गिरफ्तारी की है? खालिद ने पूछा। 1 घंटा पहले एक लड़के को पकड़ कर लाया हूँ, लेकिन उसने तो सर का नाम नहीं लिया, भट्टी बोला। नाम क्या है उसका? इस बार दिलदार बख्श ने गुफ्तगू में मदाखलत की। उसका नाम शमशाद है जी, भट्टी बोला। यही नाम है मेरे बेटे का, दिलदार बख्श ने बेताब होकर कहा। तुमने उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? खालिद कुरैशी उसे तेज नजरों से घूरते हुए बोला। सर जी, उसने एक लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका है, भट्टी ने फर्द जुर्म बताई। तेजाब फेंका है मेरे बेटे ने? दिलदार बख्श के लिए झटका आसाब शिकन था। भट्टी, शमशाद को फौरन लेकर इधर आओ और अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लो कि तुमने शमशाद को गिरफ्तार नहीं किया। उसकी जगह कोई और लड़का तलाश करो। चलो जल्दी करो, खालिद कुरैशी ने हुक्म दिया। जी सर, बहुत अच्छा, भट्टी ने मरे हुए लहजे में कहा और हुक्म की तामील करने के लिए कमरे से निकल गया। भट्टी के जाने के बाद खालिद कुरैशी ने उससे माजरत की। यार, माफ करना, गलती हो गई। कोई बात नहीं यार, दिलदार बख्श ममनू लहजे में बोला। गलती मेरे बेटे की है कि उसने अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया। इसका मतलब यह है कि जुर्म इसी से हुआ है। शायद वो शर्मिंदगी की वजह से मेरा नाम नहीं ले सका। वो तो अच्छा हुआ कि किसी तरह मुझे इसकी गिरफ्तारी का इल्म हो गया, वरना मीडिया पर खबर आने के बाद जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती। यार, तेरा बहुत शुक्रिया, तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। कोई बात नहीं यार, खालिद कुरैशी बोला। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि तेरा बेटा यहाँ है? खालिद कुरैशी का तजस्सुस जागा। जवाब में दिलदार बख्श ने माई पंखी के बारे में हर वो बात बता दी जो उसके इल्म में थी। इसका मतलब है कि वो खासी काम की औरत है। खालिद कुरैशी ने सारी दास्तान सुनकर अपनी राय से नवाजा। तू खामखा उसकी जान का दुश्मन हुआ है, दिलदार बख्श ने सोचा। खालिद कुरैशी ठीक कहता है, माई पंखी वाकई काम की औरत है। अगर वो हथेली पर शमशाद की गिरफ्तारी का मंजर ना दिखाती तो वो किस तरह उसे थाने से मक्खन से बाल की तरह निकाल कर ले जा सकता था। ये ठीक ही है कि माई पंखी ने कार्रवाई अपनी जान बचाने के लिए की थी, लेकिन उसने दिलदार को फायदा पहुंचा दिया था। एक तो उसे खामखा कातिल होने से बचा दिया था, दूसरे उसकी इत्तला पर उसका बेटा बच गया था। अब खालिद कुरैशी ने एक नया रास्ता सुझाया था। उस औरत से वाकई काम लिया जा सकता था। अगले दिन शाम को दिलदार खालिद कुरैशी के साथ माई पंखी के घर पहुंच गया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा और डब्बे के अंदर 5000 रुपए थे।